सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना, अमीरी की दिशा में छठवां कदम। सोचिए और अमीर बनिए। बाय नेपोलियन हिल। आपने सीखा है कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त से मूर्त यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहाँ इस रूपांतरण की योजना बनाई जाती है और व्यवस्थित की जाती है। अध्याय 2 में आपको 6 निश्चित व्यावहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आप धन की इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यावहारिक योजनाएं बनाना, जिनके द्वारा यह रूपांतरण किया जा सकता है। अब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यावहारिक योजना बना सकते हैं। पहले नंबर पे आता है धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़ें। बाद के अध्याय में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करें। इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे नज़रअंदाज न करें। नंबर 2, अपने मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले ये फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का आग्रह या आशा नहीं करेगा, हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में न हो। नंबर 3, सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिले, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से न बना लें। नंबर 4, अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहाँ पर सफल नहीं हो सकता जहाँ पूरा तालमेल न हो। इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। पहला, आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजना होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह उन तरीकों से मेल खाता है जिनका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाए, वह योजना आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य को संयुक्त रचना होनी चाहिए। हर सदस्य की संयुक्त रचना होनी चाहिए। आप अपने मस्तिष्क से निकली योजनाओं को आंशिक तौर पर या पूरी तौर पर बना सकते हैं, परंतु यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए और स्वीकार किया जाए। अगर आपकी पहली योजना असफल होती है तो दूसरी योजना आजमाएं। अब अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना लाएं। अगर यह नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना ले आएं और इसी तरह कार्य करते रहें जब तक कि आपको एक ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजना बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यावहारिक और अमल में लाने योग्य न हो। इस तथ्य को अपने दिमाग में रखें और जब आपकी योजनाएं असफल हों तो यह भी याद रखें कि अल्पकालिक पराजय स्थायी असफलता नहीं होती। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वह दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजना बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। अल्पकालिक पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह यह कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती है जिसके द्वारा वे धन कमा सके। आपकी योजनाएं जितनी दमदार होगी, आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह
मैदान न मैदान न छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। जेम्स जे हिल ने पहली बार पूर्व में पश्चिम तक रेल रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाने का प्रयास किया, तो उन्हें अल्पकालिक पराजय का सामना करना पड़ा। परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अल्पकालिक पराजय का सामना करना पड़ा, और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ, बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने करियर में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजना बनाई और आर्थिक विजय की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं, उन और उन अल्पकालिक पराजयों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी अनुयायी आशा नहीं करेगा कि उसे अल्पकालिक पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं है। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर पाल बांध लें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी नहीं हार भागते। इस वाक्य को उठा लें और 1 इंच ऊंचे अक्षरों में कागज के एक टुकड़े पर लिख लें, और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें, तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश ये विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है, और आप इस प्रबल इच्छा को यहाँ बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसके आर्थिक समतुल में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु यह सुन सकता है। और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है, तो यह उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री की योजना। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्तापूर्व योजना बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऐसे विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। ये जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है, उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास जायदाद न हो, वह अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है। अधिकांश लीडर अनुयायी के रूप में शुरुआत करते हैं। मोटे तौर पर दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है, और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायियों के रूप में। शुरुआत में यह निर्णय कर लें कि क्या आप अपने चुने व्यवसाय या क्षेत्र में लीडर बनना चाहते हैं, या सिर्फ अनुयायी ही बने रहना चाहते हैं। बदले में जो मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। तार्किक दृष्टि से कोई अनुयायी उस मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकता जो लीडर को मिल सकता है। हालांकि कई अनुयायी उतनी ही धन की आशा करने की गलती करते हैं। अनुयायी होने में कोई अपमानजनक बात नहीं है। दूसरी ओर अनुयायी बने रहना कोई तारीफ की बात भी नहीं है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता, वो कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। इसके अपवाद बहुत कम होते हैं। वह आदमी जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है, आमतौर पर वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर रहा होता है। बुद्धिमान अनुयायी को कई लाभ होते हैं। उनमें से एक लाभ है अपने लीडर से ज्ञान हासिल करने का अवसर। लीडरशिप के प्रमुख गुण। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अविचल साहस। ये साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। दूसरा, आत्मनियंत्रण। वह आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुयायियों के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है, जिसे वह अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण।
न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान न तो हासिल कर सकता है, न ही उसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी ढुलमुल निर्णय लेता है वो बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यावहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है वह उस जहाज की तरह होता है जिसमें रडर न हो। देर सवेर वह चट्टानों से टकरा कर नष्ट हो जाएगा। छठवां नंबर, जितना मिले उससे ज़्यादा लेने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक यह है कि लीडर अपने अनुयायियों से जितने की आशा करता है उसे स्वेच्छा से उससे अधिक देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक न मिले। आठवां नंबर, सहानुभूति सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नौवां नंबर, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वह लीडर की स्थिति के विवरण में भी पारंगत हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वो लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां नंबर, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए व्यक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के दो रूप हैं। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों या अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ, और दूसरा है शक्ति के साथ जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति न हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती। तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई लीडरशिप को लंबे समय तक सहन नहीं करेंगे और उसका अनुसरण नहीं करेंगे। नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर शक्ति द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे। उनकी लीडरशिप खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा लीडरशिप ही लीडरशिप का वो इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बना रहता है। लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का अल्पकाल में अनुसरण करते हैं, परंतु वैसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते। लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के ये 11 तत्व शामिल होंगे जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जो आदमी इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे। लीडरशिप में असफलता के 10 प्रमुख कारण। अब हम लीडर्स की प्रमुख गलतियों पर आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लीडर्स क्यों असफल होते हैं। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लीडर क्या न करें जितना जितना कि यह जानना कि लीडर क्या करें। नंबर 1, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करने और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर कभी भी इतना व्यस्त नहीं होता है कि उसके पास वह काम करने का समय न हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वह लीडर हो या अनुयायी, ये कहता है कि वह अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि यह बहुत अधिक व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता सिद्ध कर रहा है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारे डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ यह है कि उसे ये आदत डाल लेनी चाहिए कि वह डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। नंबर 2, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वे दूसरे से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका लीडर होगा। एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। नंबर 3, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करना
बजाय इसके कि उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसी के लिए किया जाता है। नंबर 4, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वह लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वे अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सकें। केवल इसी तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीज़ों का ध्यान रख सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है, उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उनमें दूसरों से प्रदर्शन करवाने की योग्यता हो। अपने काम के ज्ञान और अपने व्यक्तित्व के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्यक्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। पांचवा, कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थिति का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजना नहीं बना पाता जिनके द्वारा वह अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। छठवां, स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद से ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। वो सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे, जबकि केवल धन के बिना वे इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। सातवां, असंयम। अनुयायी असंयमी लीडर का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असंयम किसी रूप से उस आदमी की सहन शक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। आठवां, निष्ठा का अभाव। शायद इसे सूची में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वह लीडर जो अपने सहयोगी, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों को अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले आती है और वह जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिससे जिसके वह सर्वथा योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। नौवां नंबर, लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है, अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है, वह शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई लीडर सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां नंबर, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वह आदमी जो ओहदे को महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। यह लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण है। इनमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप ये गलतियां न करें, तो इस सूची का सावधानी से अध्ययन करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की आवश्यकता होगी। इस अध्याय को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नई प्रकार के लीडर को प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। पहला, राजनीति के क्षेत्र में नए लीडर्स की काफ़ी मांग है। एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति से किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस भी सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधों में नए लीडर्स की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में भावी लीडर को स्वयं को एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका यह कर्तव्य है कि वह अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा न करें। चौथा, भविष्य या धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्या को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों की भौतिक आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाए। उसे
अतीत और जन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। पांचवा, वकालत। डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसायों में नई किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर सही है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर की को लोगों को शिक्षित करने के इस तरह के तरीके खोजने होंगे कि वे स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करें। उसे सिद्धांतों पर काम और व्यावहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। यह उन क्षेत्रों में से थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ यह है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहाँ पर जो साधन बताए जा रहे हैं अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह कई वर्षों के अनुभव का निचोड़ है। इसने सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है। अनुभव यह सिद्ध करता है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। नंबर 1, रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हो। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। नंबर 2, अखबार, बिजनेस जर्नल, मैगजीन में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। ये विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छपना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। ये विज्ञापन किसी विशेषज्ञ के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो सके। तीसरा, एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों के लिए लिखे जाए जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है। इन इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर हाथ से हस्ताक्षर किए जाए। पत्र के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इनमें क्या जानकारी देनी है इससे संबंधित निर्देश पढ़ें। नंबर 14, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहाँ तक संभव हो आवेदक को किसी खास साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद भी नहीं करना चाहते। पांचवा, स्वयं आवेदन करना। कई कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दें। जिस स्थिति में पद के लिए आवश्यक कार्य योजना का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारी के रिकॉर्ड के बारे में अपने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। आज आज ही इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में मैं आपके सामने पेश करूँगा। आपने इसको सुना, उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।